हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन एसएससी में। आज हम जनवरी मंथ के 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जनवरी 2025 के थ्योरी को देखा था। आज हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। सो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सिटी लॉन्च द क्लाइमेट मिशन टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। ऑप्शंस हैं ए सूरत, बी इंदौर, सी पुणे, डी बेंगलुरु। कौन सी सिटी ने क्लाइमेट मिशन लॉन्च किया है वर्ल्ड की पहली एनर्जी लिटरेट सिटी बनने के लिए? ऑप्शन सूरत, इंदौर, पुणे, बेंगलुरु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदौर। इंदौर पहली सिटी है बनेगी जो एनर्जी लिटरेट बन जाएगी क्लाइमेट मिशन के तहत। इस मिशन में 5 लाख रेसिडेंट्स को एनर्जी लिटरेट बनाया जा रहा है on by focusing on GHG ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को रिड्यूस करके और एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करके। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इंदौर हो जाएगा। इंदौर पहली सिटी है जिसने क्लाइमेट मिशन लॉन्च किया है वर्ल्ड की पहली एनर्जी लिटरेट सिटी बनने के लिए। आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 2. Garudakshi online FIR system was started by the forest department of which state? Garudakshi online FIR system was started by the forest department of which state? ऑप्शंस हैं ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु एंड डी गोवा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटका। आपको पता है कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम स्टार्ट किया है। क्यों? टू प्रिवेंट ट्री फेलिंग एंड वाइल्ड लाइफ पोचिंग। इलीगल ट्री फेलिंग जो है उनको रोकने के लिए और वाइल्ड लाइफ पोचिंग जो हो रही है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की उनको रोकने के लिए एक ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है। और ये जो है ये ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आपको हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आया था। साथ ही साथ आपको हमें ये भी बताना है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कौन से ईयर में आया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कौन से ईयर में आया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आया था। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटका। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम जो है कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. इंडियाज फर्स्ट कोस्टल वेडर बर्ड सेंसस वाज हेल्ड वेयर? ऑप्शंस हैं चिलिका लेक, बी जामनगर, सी सुंदरवन एंड डी रामेश्वरम। भारत का पहला कोस्टल एक्वेटिक वेडर बर्ड सेंसस। दोस्तों वेडर बर्ड्स जो होती हैं उनको हम शोर बर्ड्स भी बोलते हैं। एक्चुअली वेडर बर्ड हम यूरोप में यूज़ करते हैं ये वर्ड, और शोर बर्ड ये हम नॉर्थ अमेरिका में ये वर्ड यूज़ करते हैं। जो वेडर बर्ड्स या शोर बर्ड्स होती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये लॉन्ग लेग्ड बर्ड्स होती हैं और ये मडी एरियाज, वेटलैंड्स या सी शोर के अलोंग हमें दिखती हैं। और इनका मेन जो फूड है वो एंथ्रोपॉड्स होते हैं या फिर जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स वो होते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिया का पहला कोस्टल एक्वेटिक वेडर बर्ड सेंसस
कहाँ पे हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें पता है जामनगर के गुजरात में मरीन नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये कोस्टल एक्वेटिक वेडर बर्ड सेंसस कंप्लीट कराया गया है। मरीन नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जामनगर गुजरात, यहाँ पे ये कंडक्ट कराया गया और हमें पता है कि ये सेंसस जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गुजरात के और गुजरात बर्ड कंजर्वेशन कमेटी ने कंडक्ट कराया है। इसमें 300 से ज़्यादा स्पीसीज जो हैं वो लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स की हैं जो जामनगर में हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा तो एक्वेटिक बर्ड्स ही हैं, 50 से ज़्यादा एक्वेटिक बर्ड्स की स्पीसीज हैं। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जामनगर। इंडिया का पहला कोस्टल एक्वेटिक वेडर बर्ड सेंसस जो है वो जामनगर में कराया गया है, गुजरात में। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुजरात, जामनगर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। हर घर लखपति स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच बैंक? कौन से बैंक ने हर घर लखपति स्कीम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, या ऑप्शन डी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो हमें पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर घर लखपति स्कीम लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर घर लखपति स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस कर 0.2% से इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस किए गए हैं, और जो जनरल सिटीजन्स हैं उनके लिए एनुअल इंटरेस्ट रेट 6.55% कर दिया गया है, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.05% किया गया है। 7.05 फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड 6.55 फॉर जनरल सिटीजन्स। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर घर लखपति स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच बैंक? दैट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 5. Which robotic system enabled India's first telesurgery based heart operation? कौन से रोबोटिक सिस्टम ने इंडिया का पहला टेली सर्जरी बेस्ड हार्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है? ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए एसएसआई मंत्रा, ऑप्शन बी डाविंसी, ऑप्शन सी आरोग्य बॉट, एंड ऑप्शन डी कार्डियो एक्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसएसआई मंत्रा। ऑप्शन ए एसएसआई मंत्रा इंडिया का सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है। ये एसएसआई मंत्रा सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है इंडिया का, जो इंडिजिनस है, जो इंडिया में ही बना है, और इसने 2 रोबोटिक सर्जरीज परफॉर्म की हैं। 2 रोबोटिक सर्जरीज परफॉर्म की हैं जो टेली सर्जरी है, यानी कि जो 286 किलोमीटर के डिस्टेंस से अप्रॉक्सीमेटली परफॉर्म की गई है। 2 सक्सेसफुल हार्ट बेस्ड टेली सर्जरी परफॉर्म की गई है। कौन से रोबोटिक सिस्टम के द्वारा परफॉर्म की गई है? ऑप्शन ए एसएसआई मंत्रा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी वॉज बिल्ट इन विच स्टेट? समुद्र के ऊपर पहला, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कौन से स्टेट में बना है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए केरला, बी गोवा, सी तमिलनाडु, एंड डी ओडिशा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु की कन्याकुमारी में ये ग्लास ब्रिज बनाया गया है जो कि सी के ऊपर है, और ये ग्लास ब्रिज जो है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फुट टॉल थिरुवल्लुवर स्टैचू से कनेक्ट करता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फीट टॉल थिरुवल्लुवर स्टैचू से कनेक्ट करता है। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है, इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आप हमें ये बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था, और कौन सा सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था, और किस ईयर में फॉर्म किया था? और दूसरा, थिरुवल्लुवर जी ने कौन सी बुक लिखी थी, उनकी बुक का नाम बताइए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। हु इनॉग्रेटेड द रोड सेफ्टी कैंपेन इन मुंबई? मुंबई में रोड सेफ्टी कैंपेन किसने इनॉग्रेट किया है? ऑप्शंस गिवन है। पीयूष गोयल,
बी नितिन गडकरी, सी अश्विनी वैष्णव और डी राजनाथ सिंह। आपको पता है रोड सेफ्टी कैंपेन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि ये रोड से रिलेटेड कैंपेन है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, वो कौन है? नितिन गडकरी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नितिन गडकरी हो जाएगा। पीयूष गोयल की मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अश्विनी वैष्णव की मिनिस्ट्री है रेलवेज। राजनाथ सिंह जी की मिनिस्ट्री है डिफेंस। सो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी नितिन गडकरी, जिन्होंने रोड सेफ्टी कैंपेन 2025 मुंबई में इनॉग्रेट किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच लैंग्वेज रिसीव्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2025? कौन सी लैंग्वेज ने क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस 2025 में रिसीव किया है? ऑप्शंस गिवन है, ए मराठी, बी संस्कृत, सी कोंकणी और डी भोजपुरी। हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो टोटल 2025 से पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे। जैसे सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में जो लैंग्वेज इंक्लूड किया गया था वो था तमिल। तमिल को 2004 में इंक्लूड किया गया क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज हमारा बना संस्कृत। संस्कृत को 2005 में क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में ऐड किया गया। उसके बाद कन्नड़ा और तेलुगु, इसे हमने 2008 में क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में इन दोनों लैंग्वेजेस को ऐड किया। फिर आता है ईयर 2013। 2013 में हमने मलयालम, जो कि केरला की लैंग्वेज है, इसको हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में ऐड किया। और फिर आता है ईयर 2014, इसमें हमने उड़िया यानी उड़ीसा के इस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में ऐड किया। तो 2014 तक हमारे पास टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे। इस साल 2015 में हमने 5 नए क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐड किए हैं। 5 नए क्लासिकल लैंग्वेजेस अपनी क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में ऐड किया है। वो कौन कौन से 5 नए क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहला लैंग्वेज है मराठी, दूसरा है एसमीज, तीसरा है बंगाली, चौथा है पाली और पांचवा है प्राकृत। तो 5 नए लैंग्वेजेस और ऐड किए गए हैं 2025 में। मराठी, एसमीज, बंगाली, पाली और प्राकृत। तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस अब हमारे पास 11 हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हमें गिवन है वो है मराठी, संस्कृत, कोंकणी और भोजपुरी। तो यहाँ से हम ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यही हमारा करेक्ट आंसर है, मराठी। मराठी जो है वो 2025 में क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके अलावा भी और 4 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में गिवन नहीं है। तो और कौन कौन से 4 लैंग्वेजेस हैं? एसमीज, बंगाली, पाली और प्राकृत। तो टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारे पास अब हो गए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द फीडबैक सिस्टम यूजिंग QR codes was introduced by which state police? ऑप्शंस गिवन है, ए तेलंगाना, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो जो ये फीडबैक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है QR कोड की सहायता से, ये कौन से स्टेट की पुलिस ने इंट्रोड्यूस किया है? तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गुजरात? सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना की पुलिस ने ये फीडबैक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है और इसके तहत, इस सिस्टम के तहत सिटीजन्स जो हैं वो QR कोड को जो कि डिस्प्ले किए गए रहेंगे पुलिस स्टेशंस पे। बहुत सारे जगह पे QR कोड्स, खासकर पुलिस स्टेशंस पे, ऑफिसेज में और कुछ की लोकेशंस जो हैं वहाँ पे ये QR कोड्स लगे होंगे, जिनको सिटीजन्स स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद अपना फीडबैक जो है पुलिस से रिलेटेड, फीडबैक जो है पुलिस सर्विस से रिलेटेड, वो शेयर कर सकते हैं। तो ये तेलंगाना की स्टेट पुलिस ने ये नया फीडबैक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। Moving to the next question, that is question number 10. The Bima Sakhi scheme was implemented in Goa with support from which organization? Options given है, A LIC, B IRDAI, C SIDBI and D NABARD.
सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि बीमा सखी स्कीम गोवा में इम्प्लीमेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से की गई है। आपको पता होना चाहिए बीमा सखी स्कीम सबसे पहले हरियाणा की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। पहला स्टेट हरियाणा है जिसने बीमा सखी स्कीम इम्प्लीमेंट किया था, और दूसरा स्टेट जो बन गया है वो गोवा बन गया है जिसने बीमा सखी स्कीम इंट्रोड्यूस किया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से ये बीमा सखी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है गोवा में, तो हमें पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, LIC। LIC की सहायता से बीमा सखी स्कीम गोवा में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और हमें पता होना चाहिए बीमा सखी स्कीम में 18 से 70 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी 3 साल तक। उनको 3 साल तक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस अवेयरनेस के सेक्टर में। 3 साल तक ट्रेनिंग देने के बाद फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस अवेयरनेस में उनको फिर LIC एजेंट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। सो यही बीमा सखी स्कीम के पॉइंट्स हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा ऑप्शन ए, LIC। बीमा सखी स्कीम गोवा में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है LIC की सहायता से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। The 6th International Pearl Millet Festival 2025 was hosted in which city? छठा इंटरनेशनल पर्ल मिलेट फेस्टिवल कौन से सिटी में होस्ट किया गया है? ऑप्शंस गिवन है, ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद और डी जयपुर। तो हमें पता होना चाहिए जो छठा पर्ल मिलेट फेस्टिवल है 2025 वो बेंगलोर में ऑर्गेनाइज कराया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और ये जो पर्ल मिलेट फेस्टिवल है ये 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी सहायता से ये ऑर्गेनाइज कराया गया है। पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है GIZ जर्मनी और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है FIBL स्विट्जरलैंड। इन दोनों इंटरनेशनल बॉडीज की सहायता से ये छठा पर्ल मिलेट फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज कराया गया। कौन से प्लेस पे ऑर्गेनाइज कराया गया है? ये बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज कराया गया है, बेंगलुरु कर्नाटका में। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया एम्स टू रजिस्टर हाउ मेनी GI प्रोडक्ट्स बाई 2030? अभी जनवरी के महीने में ही हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल जी ने नई दिल्ली में एक GI सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराया गया था। उसी GI सम्मेलन में पीयूष गोयल जी ने ये अनाउंस किया है कि बाय 2030 भारत जो है वो टोटल 10,000 GI प्रोडक्ट्स रजिस्टर कर लेगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 10,000। इंडिया एम्स टू रजिस्टर 10,000 GI प्रोडक्ट्स बाय 2030। ये कौन से सम्मेलन में अनाउंस किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा? ये GI सम्मेलन जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया था, उसी में पीयूष गोयल जी हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत 2030 तक 10,000 से ज़्यादा GI प्रोडक्ट्स रजिस्टर कर लेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इंडियाज टॉलेस्ट हनुमान स्टैच्यू दैट इज 72 फीट was unveiled in which temple complex? भारत का जो सबसे लंबा हनुमान स्टैचू है जो कि 72 फुट लंबा होगा, वो कौन से टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ऑप्शंस गिवन है, ए दक्षिण अयोध्या कोदंड राम टेम्पल, बी इस्कॉन दिल्ली, सी हनुमानगढ़ी अयोध्या और डी मेहंदीपुर टेम्पल। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज श्री दक्षिण अयोध्या कोदंड राम टेम्पल। यहाँ पे हनुमान जी का 72 फीट का स्टैचू अनवील किया जा रहा है और ये इंडिया में सबसे बड़ा हनुमान स्टैचू, टॉलेस्ट हनुमान स्टैचू होगा।
ये कोदंडराम टेम्पल, श्री दक्षिण अयोध्या कोदंडराम टेम्पल, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में सिचुएटेड है। So moving to the next question, that is question number 14. India's first world-class archaeological experimental museum was opened in which city? भारत का पहला वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम कौन से सिटी में ओपन किया जा रहा है? ऑप्शंस गिवन है, ए वडनगर, बी वाराणसी, सी दिल्ली और डी जयपुर। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जहाँ पे वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल स्टेडियम ओपन किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा वडनगर, गुजरात में है, जो कि हमें पता होना चाहिए। वडनगर गुजरात में भारत का पहला वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम ये ओपन किया जा रहा है। और ये म्यूजियम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा मिलके इस वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम को ओपन किया जा रहा है। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 is option A, वडनगर. Moving to the next question, that is question number 15. Which state signed an MOU with Singapore to set up a fintech hub in its capital? ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से स्टेट ने सिंगापुर के साथ एमओयू साइन किया है अपने स्टेट कैपिटल को फिनटेक हब बनाने के लिए। अपने स्टेट कैपिटल को फिनटेक हब के फॉर्म में स्टैब्लिश करने के लिए कौन से स्टेट ने सिंगापुर के साथ एमओयू साइन किया है? ऑप्शंस गिवन है, ओडिशा, गोवा, तेलंगाना और डी है असम। सो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा ने भुवनेश्वर को फिनटेक हब के रूप में डेवलप करने के लिए सिंगापुर के साथ एमओयू साइन किया है। सो ये हमारा जो विजन है 2047 का, इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो विजन है हमारा 2047 का, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है ये एक एमओयू साइन किया है सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो भुवनेश्वर को, अपने कैपिटल भुवनेश्वर को, आपको पता होना चाहिए कैपिटल उड़ीसा का क्या है, भुवनेश्वर, को फिनटेक हब के रूप में डेवलप करने जा रही है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन ए, ओडिशा. Moving to the next question, that is question number 16. Who inaugurated the Swabhiman apartments for Delhi slum dwellers? स्वाभिमान अपार्टमेंट दिल्ली स्लम ड्वेलर्स के लिए किसने इनॉग्रेट किया है? ऑप्शंस गिवन है, ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी हरदीप सिंह पुरी या डी अरविंद केजरीवाल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर ए नरेंद्र मोदी होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1675 न्यूली बिल्ट स्वाभिमान अपार्टमेंट्स जो हैं वो दिल्ली स्लम ड्वेलर्स के लिए और जो होमलेस फैमिलीज हैं उनके लिए ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो इनॉग्रेट किया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. Which Haryana mountaineer climbed एवरेस्ट एंड लोटसे विद इन 2 days? कौन से हरियाणा के माउंटेनियर ने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोटसे को 2 दिनों के अंदर क्लाइंब कर लिया है? ऑप्शंस गिवन है, ए राकेश कदियान, बी शिवांगी पाठक, सी अर्जुन वाजपेयी और डी राजीव भगत। सो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो एवरेस्ट और लोटसे है ये ग्रेटर हिमालयाज के दोनों पीक्स हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट और माउंट लोटसे दोनों की हाइट क्या है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि विच हरियाणा माउंटेनियर क्लाइम्ड एवरेस्ट एंड लोटसे इन 2 days? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राकेश कदियान। राकेश कदियान ने 2 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लोटसे, जो कि ग्रेटर हिमालयाज के पीक्स हैं, उनको 2 दिनों के अंदर ही क्लाइंब कर लिया है। So correct answer will be option A, Rakesh Kadian.
Moving to the next question, that is question number 18. Who hoisted India's flag on Australia's highest peak on 76th Republic Day? ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए शिवांगी पाठक, बी प्रेमलता अग्रवाल, सी अंकिता बंसल और डी संतोष यादव. तो हमारा करेक्ट, आपको हमें करेक्ट आंसर बताना है. इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा. किसने इंडिया का फ्लैग ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक पे, आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट कोसियुस्को, जो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है, उसको हमारे 76th रिपब्लिक डे जो कि 2025 में हमने सेलिब्रेट किया है 26 जनवरी को. और उस दिन इंडिया का फ्लैग ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक पे किसने फहराया था. इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. शिवांगी पाठक, प्रेमलता अग्रवाल, अंकिता बंसल या संतोष यादव. तो हरियाणा की ही ये माउंटेनियर हैं शिवांगी पाठक, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक माउंट कोसियुस्को को क्लाइंब किया है और वहाँ पे भारत का झंडा फहराया है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. Which state inaugurated a world-class experience park with 25,000 tree species and from 85 countries? तो आपको इसका आंसर बताना है. ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी तेलंगाना, यहाँ दोनों ऑप्शन सेम दे दिए गए हैं. ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है कर्नाटका. तो आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना. तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस पार्क जो है वो इनॉग्रेट किया है, जहाँ पे 85 देशों से ट्री स्पीसीज को लाया गया है और ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसे इनॉग्रेट किया है. सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन ए तेलंगाना होगा. Moving to the next question, that is question number 20. When did PM Modi virtually inaugurate the 69th Railway Jammu Railway Division? Option A, January 3, 2025. Option B, January 6, 2025. Option C, January 9, 2025. या ऑप्शन डी January 12, 2025. सो करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है कि किस दिन पीएम मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था 69वां जम्मू रेलवे डिवीजन. जम्मू रेलवे डिवीजन हमारे नॉर्दर्न रेलवे का 69th नॉर्दर्न रेलवे जोन का 69th रेलवे डिवीजन बन गया है. ये रेलवे डिवीजन टोटल 742.1 किलोमीटर का है और इसमें पठानकोट, जम्मू उधमपुर सेक्शन और श्रीनगर बारामूला सेक्शन सबको ये कवर कर रहा है. ये नॉर्थ इंडिया में की कनेक्टिविटी को इन्हांस करेगा और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी इन्हांस करेगा. सो इस 69th जम्मू रेलवे डिवीजन को पीएम मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किस दिन किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो होगा ऑप्शन बी. 6 जनवरी 2025 को मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था 69th जम्मू रेलवे डिवीजन, जो कि नॉर्दर्न रेलवे जोन का डिवीजन है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. By January 2025, India's metro rail network crossed which milestone length? जनवरी 2025 तक भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क ने कौन से माइलस्टोन लेंथ को क्रॉस कर लिया है. ऑप्शंस हैं ए 500 किलोमीटर, बी 750 किलोमीटर, सी 1000 किलोमीटर और डी 1500 किलोमीटर. सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर. भारत विश्व में तीसरा देश बन गया है जिसके मेट्रो रेल नेटवर्क ने 1000 किलोमीटर का मार्क क्रॉस कर लिया है. इससे पहले दो देश हैं. सबसे पहला देश था चाइना, जिसने 1000 किलोमीटर को एक्सीड किया था अपने मेट्रो रेल नेटवर्क में, और दूसरा स्टेट था यूएसए, जिसने 1000 किलोमीटर के मार्क को एक्सीड किया था. और अब तीसरा कंट्री जो है वो बन गया है इंडिया, जिसने मेट्रो रेल नेटवर्क में अपने 1000 किलोमीटर माइलस्टोन लेंथ को क्रॉस कर लिया है. सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 22. Where was India's first organic fish farming cluster inaugurated? Option A, Soreng, Sikkim. Option B, Guwahati, Assam. Option C, Patna, Bihar. Option D, Imphal, Manipur. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग क्लस्टर ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है. तो आपको पता होना चाहिए. इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, सोरेंग, सिक्किम.
सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में भारत पहला अपना ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग क्लस्टर इनॉग्रेट कर रहा है। इस ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग क्लस्टर में पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग होगी, पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। और ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो कि हैं राजीव रंजन सिंह, एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया है। और ये सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया है भारत का पहला ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग क्लस्टर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सोरेंग, सिक्किम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों उससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन बन गया है। इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, आप ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। हु वाज द चीफ गेस्ट एट इंडियाज 2025 रिपब्लिक डे परेड। भारत के रिपब्लिक डे परेड में 2025 में हमने जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है वो 76 नंबर का रिपब्लिक डे है जो हमने सेलिब्रेट किया है। इस अवसर पे चीफ गेस्ट कौन थे। ऑप्शन ए है क्रिस्टीन कार्ला कांगालू, बी प्राबोवो सुबियांतो, सी शेख हसीना, या डी फूमियो किशिदा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राबोवो सुबियांतो। प्राबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। इनको हमने रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया था ताकि हम इंडिया और इंडोनेशिया का जो रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करें और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी हम स्ट्रेंथन करें। सो इसके तहत हमने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो को हमारे 2025 के रिपब्लिक डे परेड, जो कि हमारा 76वां रिपब्लिक डे था, उसमें एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, प्राबोवो सुबियांतो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 24। वेयर विल द मेमोरियल फॉर फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी बी लोकेटेड। प्रणब मुखर्जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जो कि हमारे 13th नंबर के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी। और हमें पता होना चाहिए हमारी करंट जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो 15th नंबर की प्रेसिडेंट हैं। और 13th नंबर के प्रेसिडेंट थे श्री प्रणब मुखर्जी। उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है मेमोरियल, कहाँ पे, राजघाट दिल्ली में अप्रूव कर दिया है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजघाट दिल्ली हो जाएगा। Moving to the next question, that is question number 25. The In-Road project aims to boost which sector in Northeast India? नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बूस्ट करने के लिए जो इन रोड प्रोजेक्ट है वो कौन से सेक्टर का प्रोजेक्ट है। ऑप्शन ए बैम्बू क्राफ्ट, ऑप्शन बी नेचुरल रबर, ऑप्शन सी टी इंडस्ट्री, या ऑप्शन डी हैंडलूम इंडस्ट्री। सो आपको पता होना चाहिए इन रोड का फुल फॉर्म होगा इंडियन नेचुरल रबर operations on assisted development। सो इसके फुल फॉर्म से ही क्लियर है, नेचुरल रबर। तो ये नेचुरल रबर के सेक्टर में और नेचुरल रबर को बूस्ट करने के लिए जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसका नाम है इन रोड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत जो रबर के फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको सीधा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कनेक्ट किया जाएगा ताकि स्किल डेवलप हो सके जो हमारे नेचुरल फार्मर्स हैं रबर के उनका, और उन्हें और उसकी सहायता से हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग हमारे नेचुरल रबर की मैन्युफैक्चरिंग को भी इंक्रीज कर सकें। सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन बी, नेचुरल रबर। इन रोड प्रोजेक्ट जो है वो जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चलाया जा रहा है, ये नेचुरल रबर को के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। द श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल इनॉग्रेटेड in January 2025
is located where? Option A Varanasi, B Kharghar Navi Mumbai, C Vrindavan और D पुणे. So correct answer इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी खारगार नवी मुंबई. खारगार नवी मुंबई में श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल जो है, जो कि इस्कॉन ग्रुप का टेम्पल है, आपको पता होना चाहिए. इस्कॉन ग्रुप का टेम्पल है और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है. और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इंडिया का पहला सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल क्या है. इंडिया का पहला सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल क्या है. इस क्वेश्चन का आंसर खारघर नवी मुंबई हो जाएगा. नवी मुंबई में जो है ये श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल इनॉग्रेट किया है जनवरी 2025 में. और इसे इनॉग्रेट किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी खारघर नवी मुंबई. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 27. Which minister announced India's first hydrogen fueled train engine development? कौन से मिनिस्टर ने भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल्ड ट्रेन इंजन डेवलपमेंट की बात को लेके अनाउंसमेंट की है? ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, बी है अश्विनी वैष्णव, सी हरदीप सिंह पुरी और डी है पीयूष गोयल. सो कौन से मिनिस्टर ने अनाउंस किया है? ये अनाउंसमेंट की गई है हमारे 18th प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पे. और ये हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि भारत जो है अपना पहला हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इंजन बनाने जा रहा है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन अश्विनी वैष्णव. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28. द वर्ल्ड्स फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र वॉज इंस्टॉल्ड एट विच होली साइट? ऑप्शंस गिवन है काशी विश्वनाथ, बी है तपोवन आश्रम प्रयागराज, सी है सोमनाथ और डी केदारनाथ. आपको पता होना चाहिए कि ये जो महामृत्युंजय यंत्र है जो कि 52 फीट टॉल, वाइड और लेंथ तीनों 52 फीट के हैं. इसका लेंथ, हाइट भी, विड्थ भी और लेंथ भी, ये हमारे तपोवन आश्रम प्रयागराज में इंस्टॉल किया गया है. ये महाकुंभ 2025 में जो ऑर्गेनाइज कराया गया था उसी के अवसर पे ये महामृत्युंजय यंत्र इंस्टॉल किया गया है तपोवन आश्रम प्रयागराज में, जो कि 72 फुट लंबा है. और हमें पता होना चाहिए, बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं. जैसे केदारनाथ कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है केदारनाथ. सोमनाथ हमें पता होना चाहिए, गुजरात में है सोमनाथ. काशी विश्वनाथ के बारे में सबको पता ही होना चाहिए, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तपोवन आश्रम प्रयागराज हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड? भारत का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शंस गिवन है, ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी हैदराबाद और डी पुणे. सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो होगा वो होगा ऑप्शन सी मुंबई. ऑप्शन सी मुंबई करेक्ट आंसर होगा. इंडिया का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. द MSME टीम इनिशिएटिव हैज a total budget of, ऑप्शंस हैं, ए 100 करोड़, बी 177 करोड़, सी 277.35 करोड़, ऑप्शन डी 350 करोड़. टीम इनिशिएटिव, सबसे पहले तो हमें टीम का फुल फॉर्म जानना है कि टीम इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है. ये MSME ने ये इनिशिएटिव शुरू की है और टीम का जो फुल फॉर्म है वो है ट्रेड एम्पावरमेंट एंड मार्केटिंग. ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने शुरू की है. और इसमें जो है टोटल बजट जो है इस इनिशिएटिव का वो है ऑप्शन बी, दैट इज 277.35 करोड़ का टोटल बजट है. और ये 3 साल तक ये इनिशिएटिव चलाई जाएगी, 3 साल का ये बजट है. और इसके तहत जो है
5 लाख MSMEs को डिजिटली 5 लाख MSMEs को डिजिटली एम्पावर कराया जाएगा इस स्कीम के तहत, टीम इनिशिएटिव के तहत। और इस टीम का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा ट्रेड एम्पावरमेंट एंड मार्केटिंग। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी 277.35 करोड़। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। What theme was adopted by Ministry of Defence for 2025? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को कौन से ईयर के फॉर्म में मनाना शुरू किया है? ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए है ईयर ऑफ ट्रेनिंग, बी है ईयर ऑफ रिफॉर्म, सी है ईयर ऑफ इंटीग्रेशन और डी है ईयर ऑफ इनोवेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 के लिए डिक्लेयर कर दिया है 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारे जो तीनों सर्विसेज हैं, तीनों फोर्सेज हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये तीनों सर्विसेज में बेटर कोऑर्डिनेशन हो और इन्हें टेक्नोलॉजिकली एडवांस और कॉम्बैट रेडी फोर्स बनाया जाए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। विच ईयर वॉज रिकॉर्डेड एज द हॉटेस्ट ईयर इन इंडिया सिंस 1901? 1901 के बाद भारत में सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 2023, बी 2024, सी 2022 और डी 2021। तो ये आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी 2024 जो है ये सबसे गर्म वर्ष रहा है भारत में 1901 के बाद। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम विच रिवर विल बी रिजुविनेटेड? रिजुविनेटेड का मतलब होता है पुनरुद्धार करना। ऑप्शंस गिवन है, ए गंगा, बी यमुना, सी फाल्गु, डी सोन। सो नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत कौन से रिवर को रिजुविनेट किया जा रहा है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाल्गु। फाल्गु रिवर जिसे हम एंशियंट टाइम्स में निरंजना भी कहते थे, निरंजना भी कहते थे। आपको हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है फाल्गु रिवर कौन से स्टेट में फ्लो करती है और ये किस मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। द महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज वॉज हेल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? ऑप्शंस गिवन है, जनवरी फेब 2025, फेब मार्च 2025, दिसंबर जनवरी 2025 या मार्च अप्रैल 2025। तो हमें इसका करेक्ट आंसर पता है। एग्जैक्ट डेट जो थी वो थी 13 जनवरी से 26 फेब के बीच ये महाकुंभ प्रयागराज में ऑर्गेनाइज कराया गया था। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जनवरी फेब 2025। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। काम्या कार्तिकेयन अचीव्ड फेम फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स यंगेस्ट वुमन टू, ऑप्शंस गिवन है, क्लाइंब एवरेस्ट, बी स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, सी स्केल हाईएस्ट पीक्स ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स, डी रन ऑल मेजर मैराथन्स। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी स्केल हाईएस्ट पीक ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। सो काम्या कार्तिकेयन जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से बिलोंग करती हैं, 17 ईयर ओल्ड गर्ल हैं और ये यंगेस्ट वुमन बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक को क्लाइंब कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप हमें ये बताइए, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके हाईएस्ट पीक को आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक क्या क्या है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। Which festival was inaugurated by PM Modi on January 4, 2025? Options given है, A Gramodaya Festival, B Rural India Festival 2025,
सी स्वच्छ भारत महोत्सव और डी है इंडिया ग्रोथ समिट। तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025, जो मोदी जी ने नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। किस दिन किया है? 4 जनवरी 2025 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी, जिसको हम जेन बीटा बेबी भी बोल रहे हैं, वॉज बॉर्न इन विच इंडियन स्टेट? भारत के कौन से स्टेट में वर्ल्ड का पहला जनरेशन बीटा बेबी का जन्म हुआ है? ऑप्शन ए है मिजोरम, बी असम, सी केरला और डी मेघालय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम के आइजॉल, मिजोरम के कैपिटल आइजॉल में 12:03 AM पे जो बेबी का जन्म हुआ है वो जनवरी 1, 2025 को हुआ है और इसका नाम है फ्रैंकी जेडेंग। तो जनवरी 1, 2025 को 12:03 AM पे आइजॉल में फ्रैंकी जेडिंग नाम के जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो पहला जनरेशन बीटा बेबी है और ये मिजोरम स्टेट में हुआ है। और इससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि जनरेशन बीटा जो है वो उन बच्चों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाएगा जो 1 जनवरी 2025 से 2039 के बीच जिनका जन्म होगा वो जनरेशन बीटा बेबीज कहे जाएंगे। तो पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी जेडेंग है। मिजोरम के आइजॉल में 12:03 AM पे जनवरी 1, 2025 को इसका जन्म हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मिजोरम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। इसरोज स्पेस रोबोटिक आर्म ऑपरेटेड सक्सेसफुली ऑन विच प्लेटफॉर्म? कौन से प्लेटफॉर्म पे इसरो का स्पेस रोबोटिक आर्म सक्सेसफुली ऑपरेट किया गया है? सो ऑप्शंस गिवन है PSLV C58, बी पोएम 4, सी गगनयान और डी आदित्य L1। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पोएम 4। पोएम 4 प्लेटफॉर्म पे इसरो के स्पेस रोबोटिक आर्म का सक्सेसफुल ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। इंडिया प्लेस्ड $5 lakh in aid to which Pacific nation after an earthquake? A ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी वनूतु, ऑप्शन सी टोंगा, ऑप्शन डी समोआ। सो साउथ पैसिफिक नेशन है एक, साउथ पैसिफिक नेशन जो कि 80 to 85 आइलैंड्स से मिलके बना है। इसका नाम है वनातु, जहाँ पे अर्थक्वेक के कारण बहुत नुकसान हुआ था और भारत ने $5 लाख का रिलीफ एड प्रोवाइड कराया है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वनातु। So correct answer for this question is option B, 1 or 2. Moving to the next question, that is question number 40. The HMPV virus was first detected in which Indian city? Option A है Delhi, option B Mumbai, option C बेंगलुरु, option D चेन्नई। HMPV वायरस जो कि आपको पता होना चाहिए चाइना से स्प्रेड कर रहा है। HMPV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये चाइना से स्प्रेड कर रहा है। 5 केसेस भारत में देखे गए हैं। सबसे पहला केस जो है वो 3 मंथ के एक बेबी को डिटेक्ट किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु कर्नाटका। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। बिहार फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस गिवन है ए गया, बी गोपालगंज, सी दरभंगा और डी पटना। तो पहला घड़ियाल सेंचुरी बिहार का वो गंडक रिवर के अलोंग, कौन सी रिवर है? गंडक रिवर के अलोंग बनाई जा रही है और ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी गोपालगंज। Moving to the next question, that is question number 42. Amit Shah inaugurated Sushma Bhawan, a working women's hostel in which city? Options given है A Mumbai, B New Delhi, C Ahmedabad और D Lucknow।
करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में सुषमा भवन इनॉग्रेट किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर होम एंड कॉरपोरेट अफेयर्स, होम एंड कोऑपरेशन, अमित शाह जी ने। और ये सुषमा भवन जो है वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल है, जो कि नई दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। Which tribe from Andaman and Nicobar Islands was granted voting rights for the first time? Options given है ओंजे, जारवा, सेंटिनलीज या निकोबारीज। कौन से ट्राइब, ये चारों इंडिजिनस ट्राइब्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, तो कौन से ट्राइब को पहली बार वोटिंग राइट प्रोवाइड कराया गया है? अभी जो हमारे जनरल इलेक्शंस हुए हैं, लोकसभा इलेक्शंस 2024 के, उसमें पहली बार वोटिंग राइट प्रोवाइड कराया गया है जारवा ट्राइब, जो कि इंडिजिनस ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार की, जारवा ट्राइब, उनको पहली बार वोटिंग राइट प्रोवाइड कराया गया है। ओंजे, सेंटिनलीज और निकोबारीज भी अंडमान एंड निकोबार के ट्राइब्स हैं। आपको हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अंडमान और निकोबार जो हमारा आइलैंड्स हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। द 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वाज होस्टेड इन विच सिटी? जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज कराया गया है? इस बार 2025 में हम 18th प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसी की मेमोरी में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हर साल। और ये 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस हमने शुरू किया है मनाना। किसके रिकमेंडेशन पे? श्री लक्ष्मी मल सिंघवी के रिकमेंडेशन पे, लक्ष्मी मल सिंघवी के रिकमेंडेशन पे हम 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। सो हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कौन से इंडियन सिटी में होस्ट किया गया था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और या डी हैदराबाद। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा का कैपिटल है, यहाँ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया है। Moving to the next question, that is question number 45. Who was the chief guest at the 18th Pravasi Bharati Divas 2025 conference? So options given है A. Prabowo Subianto, B. Christine Carla Kangalu, C. Sam Kutesa और D. Leo Vardhkar. So correct answer जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्रिस्टीन कार्ला कांगालू। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पे एज अ चीफ गेस्ट क्रिस्टीन कार्ला कांगालू को बुलाया गया था। चीफ क्रिस्टीन कार्ला कांगालू जो है वो रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की प्रेसिडेंट है, क्रिस्टीन कार्ला कांगालू। और इनको 18th प्रवासी भारतीय दिवस पे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अदर ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। प्राबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, जिनको अभी हमने 76th रिपब्लिक डे परेड पे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया था। ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट वाज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2025? इस बार का जो ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था, 18th प्रवासी भारतीय दिवस, इस प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस गिवन है, डायस्पोरा फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया, डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, इंडियाज डायस्पोरा एंड डिजिटल इंडिया, या फिर ब्रिजिंग नेशंस थ्रू कल्चर। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हमने मनाया है, उसका इस प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम है 2025 के लिए वो है डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। Which tourist train for Indian diaspora was flagged off by PM Modi during
प्रवासी भारतीय दिवस 2025? ऑप्शन ए है भारत दर्शन एक्सप्रेस, बी है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, सी है वंदे भारत एक्सप्रेस और डी है हेरिटेज एक्सप्रेस। मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पे एक ट्रेन, नई ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है इंडियन डायस्पोरा के लिए। इस ट्रेन का नाम है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस जो है वो इंडियन डायस्पोरा के लिए फ्लैग ऑफ की गई ट्रेन है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के अवसर पे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 48। वेयर वाज द 23rd डिवाइन आर्ट फेयर वोकल फॉर लोकल मूवमेंट हेल्ड? 23वां डिवाइन आर्ट फेयर जिसमें वोकल फॉर लोकल का नारा दिया गया है, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी वडोदरा, सी सूरत या डी इंदौर। तो हमें पता होगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी वडोदरा। वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में, अकोटा स्टेडियम में ये डिवाइन आर्ट फेयर ऑर्गेनाइज कराया गया है। इस फेयर के तहत 1 करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। 1 करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो कि 30 फिजिकली डिसेबल्ड या फिर हम कह लें डिफरेंटली एबल्ड जो सिटीजन्स हैं जो कि गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा इस 23rd डिवाइन आर्ट फेयर में, जो कि अकोटा स्टेडियम वडोदरा में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। Who inaugurated the 8th edition of Indus Food 2025 in Greater Noida? 8वां एडिशन इंडस फूड 2025 का ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट कराया गया है। इसे किसने इनॉग्रेट किया है? ऑप्शंस दिए हैं, ए पीयूष गोयल, बी चिराग पासवान, सी निर्मला सीतारमण, डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन बी चिराग पासवान। आपको पता होना चाहिए पीयूष गोयल जो है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं और नरेंद्र सिंह तोमर पिछले टर्म में यूनियन मिनिस्टर फॉर फार्मर्स एंड फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर थे। इस बार जो अब नए मिनिस्टर बन गए हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चिराग पासवान। चिराग पासवान ने 8वां एडिशन जो है इंडस फूड 2025 का वो ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। द नेशनल टर्मरिक बोर्ड वाज सेट अप इन विच स्टेट? ऑप्शंस गिवन है, ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा तेलंगाना। ऑप्शन ए तेलंगाना के निजामाबाद में नेशनल टर्मरिक बोर्ड सेटअप किया जा रहा है तेलंगाना के निज़ामाबाद में। और इस नेशनल टर्मरिक बोर्ड के पहले जो चेयरपर्सन होंगे उनका नाम है पल्ले गंगा रेड्डी। पल्ले गंगा रेड्डी ये पहले चेयरपर्सन होंगे नेशनल टर्मरिक बोर्ड के, जो कि निज़ामाबाद तेलंगाना में सेटअप किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप हमें ये बताइए कि जो टी बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। विच टनल was inaugurated by PM Modi to connect Kashmir with Ladakh year round? ऑप्शंस हैं, ए अटल टनल, बी जेडमोर टनल, सी चेनानी नाशरी टनल और डी पीर पंजाल टनल। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जेड मोर टनल, ऑप्शन बी। जेड मोर टनल जो है वो पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। जेड मोर टनल पीएम मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है और ये कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करेगा। सर्दियों के टाइम बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, उस वजह से एनएच ब्लॉक हो जाया करते थे जो कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करते थे। तो इस वजह से लद्दाख से कनेक्शन कट हो जाता था और हमारी आर्मीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती थी लद्दाख पहुंचने में। सो इसके लिए एक नया टनल जो बनाया गया है वो जेड मोर टनल है। ये सोनमर्ग में बनाया गया है, कश्मीर के
सोनमर्ग में ये इसे बनाया गया है और ये टनल मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है जनवरी के मंथ में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड स्पेशल एफएम चैनल्स कुंभवाणी एंड कुंभ मंगल ध्वनि? कुंभ मंगल ध्वनि। ऑप्शंस गिवन है, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी बिहार। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अवसर पे प्रयागराज में 2 एफएम चैनल्स इनॉग्रेट किए। एक है कुंभवाणी और दूसरा है कुंभ मंगल ध्वनि। कुंभवाणी तो वो एफएम चैनल है जिसके थ्रू जो लाइव प्रोसीडिंग्स थी पूरे कुंभ मेला क्षेत्र की, वो पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड को शो की गई। सो कुंभवाणी को भी एक इम्पॉर्टेंट चैनल है, इसको ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 2 एफएम चैनल्स जो है लॉन्च किए गए, कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 53. Which project marks India's first green hydrogen hub by NTPC Energy Limited? ऑप्शंस है, ए मुंबई, बी विशाखापट्टनम, सी सूरत या डी पानीपत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है, का शिलान्यास किया है। कहाँ पे किया है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विशाखापट्टनम में किया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसे बना रही है, इसका शिलान्यास जो है वो विशाखापट्टनम के पुडी माडका में मोदी जी ने किया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो है 20 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी हम जनरेट करेंगे। 20 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे और डेली बेसिस पे लगभग 1500 टन्स जो हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करेंगे और 7500 टन्स के अराउंड हम ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मीथेनॉल, ग्रीन यूरिया या फिर जो हाइड्रोजन बेस्ड और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इनको हम डेली बेसिस पे लगभग 7500 टन्स प्रोड्यूस करेंगे। 20 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी हम इस प्लांट के थ्रू हम प्रोड्यूस करेंगे और लगभग 1500 टन्स तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है विशाखापट्टनम के पुडीमाडका में इनॉग्रेट किया गया है हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 54. Which organization is building the world's largest refinery in जामनगर गुजरात? जामनगर गुजरात में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है? सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रिलायंस अंबानी ग्रुप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55. Which Indian state launched Kavacham, a fast weather warning system? एक वेदर वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है, कौन से स्टेट ने? कवचम नाम का वेदर वार्निंग सिस्टम कौन से स्टेट ने डेवलप किया है? ऑप्शंस गिवन है, ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी गोवा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा ऑप्शन ए केरला। केरला ने एक वेदर वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है कवचम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56. व्हाट नेशनल पॉलिसी इज प्लान्ड अंडर वन नेशन वन टाइम जोन? वन नेशन वन टाइम जोन के तहत कौन सी नेशनल पॉलिसी को प्लान किया गया है? ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म बैंकिंग आवर्स, ऑप्शन बी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी है कॉमन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और ऑप्शन डी है यूनिफाइड डिजिटल आईडी। कौन सी नेशनल पॉलिसी को प्लान किया गया है वन नेशन वन टाइम जोन के तहत? तो हमें पता है कि गवर्नमेंट ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए ये वन नेशन वन टाइम जोन प्लान किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57. इंडियाज फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप वाज अनवील्ड इन विच सिटी?
भारत का पहला फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप कौन सी सिटी में अनवील किया गया है? ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी पुणे और डी चेन्नई। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत का पहला फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप जो है वो अनवील किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। विच न्यू सिस्टम्स were showcased for the first time at the Republic Day 2025 parade? Options given है। A नाग एंड तेजस, बी संजय एंड प्रलय, सी अग्नि एंड अर्जुन और डी आकाश एंड ब्रह्मोस। हमारा जो रिपब्लिक डे 2025 का परेड था, ये हमने 76 रिपब्लिक डे इस बार सेलिब्रेट किया है। इस अवसर पे हमने दो नए सिस्टम हमारे रिपब्लिक डे परेड में दिखाए हैं दुनिया को, और वो क्या क्या है इसी क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी संजय एंड प्रलय। संजय जो है वो एक वॉर मॉनिटरिंग सिस्टम है, वॉर मॉनिटरिंग सिस्टम है, और प्रलय जो है वो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो इस बात को ध्यान रखना है, संजय वॉर मॉनिटरिंग सिस्टम है और एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, उसका नाम है प्रलय। ये हमने दिखाया है दुनिया को, और ये हमारा 76 रिपब्लिक डे था। इसमें जो चीफ गेस्ट बुलाए गए थे अभी हमने पढ़ा, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। क्या नाम था उनका? प्राबोवो सुबियांतो। तो जो दो नए सिस्टम हमने शोकेस किए हैं वर्ल्ड को, वो कौन कौन से हैं? संजय और प्रलय। संजय वॉर मॉनिटरिंग सिस्टम है और प्रलय जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Moving to the next question, that is question number 59. Vehicles sold under the scrapping policy will get what tax benefit? Options given है। 25% discount, B 40% discount, C 50% discount, D no rebate. So इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, सी 50% डिस्काउंट। 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप अपनी पुरानी गाड़ियों को बेचेंगे जो कि BS1 नॉर्म्स, एमिशन नॉर्म्स के तहत हैं, या फिर उससे भी पहले की गाड़ियां हैं। उनको अगर आप स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत बेचते हैं तो 50% तक का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। Moving to the next question, that is question number 60. How many nominees can now be added to bank account as per the Banking Law Amendment Bill 2024? Options given है। A1, B2, C3 या D4। So आपको पता होना चाहिए कि पहले जो बैंक नॉमिनीज, बैंक अकाउंट के लिए जो नॉमिनीज होते थे वो एक नॉमिनी हम सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन 2025 में जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल आया है 2024 का, उसके तहत हम अब एक से 4 नॉमिनीज को ऐड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। विच जूलॉजिकल पार्क इज सेट टू बी इंडियाज फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन जू? कौन सा जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफाइड जू बन गया है? ऑप्शन ए है अरिंगर अन्ना जू, ऑप्शन बी है दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन सी है नंदनकनन जू, ऑप्शन डी है मैसूरू जू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। ये भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बन गया है जो कि IGBC सर्टिफाइड है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफाइड जू है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन वैसे जू को दिया जाता है जो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ लोकेटेड है दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। ये भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बन गया है जिसको IGBC सर्टिफाइड कर दिया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। द लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग वॉज क्रिएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है पटना, बी है मधुबनी, सी है दरभंगा और डी है सीतामढ़ी। तो
सबसे लॉन्गेस्ट पेंटिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट की गई है? पता होना चाहिए आपको कि 900 आर्टिस्ट जो हैं इस पेंटिंग को ऑल ओवर द वर्ल्ड से बनाने आए थे और इस पेंटिंग को मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो क्रिएट किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63। विच स्टेट रैंक्ड थर्ड इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑन ई श्रम पोर्टल? ई श्रम पोर्टल के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पे है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार और डी है राजस्थान। सो तीसरे स्थान पे ई श्रम पोर्टल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में तीसरे स्थान पे जो राज्य है वो है ऑप्शन सी बिहार। बिहार मेनली तीसरे जनरेशन पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में है और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा है? ये वेडिंग रिलेटेड जो म्यूजिक और सॉन्ग्स हैं उनसे रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उसमें बिहार तीसरे स्थान पे है। इस ई श्रम पोर्टल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे है बिहार। Moving to the next question, that is question number 64. Which state recorded the highest increase in rooftop solar registration under सूर्य घर स्कीम? सूर्य घर स्कीम के तहत रूफटॉप सोलर रजिस्ट्रेशन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी है उत्तर प्रदेश। सो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात ने सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किया है रूफटॉप सोलर रजिस्ट्रेशन सूर्य घर स्कीम के तहत। इसमें गुजरात नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। वेयर वॉज अ परमानेंट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सेंटर एस्टेब्लिश इन 2025? एक परमानेंट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सेंटर 2025 में कहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, बी है जम्मू, सी है अमृतसर और डी है चंडीगढ़। तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी जम्मू। जम्मू में जो है एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का परमानेंट सेंटर एस्टेब्लिश किया जा रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66। In which district did Yogi Adityanath unveil a statue of वीरांगना रानी दुर्गावती? वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में किया है? ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए बांदा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी झांसी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी कानपुर डिस्ट्रिक्ट या ऑप्शन डी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बांदा। बांदा जिले में वीरांगना रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67। Under the India-Israel Drive 3.0 program, workers from which state are being selected for jobs in Israel? इंडिया इसराइल ड्राइव 3.0 प्रोग्राम के तहत कौन से राज्य से वर्कर्स को जॉब्स के लिए सेलेक्ट किया गया है इसराइल में? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब और डी है गुजरात। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से युवाओं को जॉब के लिए इसराइल में सेलेक्ट किया गया है और ये किस प्रोग्राम के तहत किया गया है? इंडिया इसराइल ड्राइव 3.0 प्रोग्राम के तहत। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी उत्तर प्रदेश। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 68। Where was the All India DGP IGP conference held in 2025? Options are A Delhi, B Bhubaneswar, C Hyderabad, D Gandhinagar. So correct answer for this question is option B Bhubaneswar, Odisha, जहाँ पे ऑल इंडिया DGP IGP कॉन्फ्रेंस हुई है। Moving to the next question, that is question number 69. The Geeta Mahotsav 2025 was organized in which place? At which place? ऑप्शन ए है हरिद्वार, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है वाराणसी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो है गीता महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज कराया है। इसको ऑर्गेनाइज कराने वाली जो बॉडीज हैं, एक है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और
उसने जो है हरियाणा टूरिज्म के साथ मिलके ये कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव को ऑर्गेनाइज कराया है और ये कुरुक्षेत्र जिले हरियाणा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। SAREX 2024 which is a national maritime search and rescue exercise was hosted where? ये कहाँ पे होस्ट किया गया है SAREX 2024 जो कि एक नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है, ये कौन सी जगह पे होस्ट किया गया है? ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है कोची, सी है विशाखापट्टनम, डी है चेन्नई। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी कोची। कोची केरला में SAREX 2024 जो कि एक नेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज है वो कोची ने होस्ट किया है। ये एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने ऑर्गेनाइज करवाया है। Moving to the next question, that is question number 71. The PM internship scheme PMIS plans to benefit how many youths over 5 years? PM internship scheme जो है वो कितने यूथ को अगले 5 साल में बेनिफिट करेगी? ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए 1 मिलियन, बी 5 मिलियन, सी 10 मिलियन, डी 15 मिलियन। तो जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है PMIS, ये हमारी यूनियन बजट 2024-25 में इसे अनाउंस किया गया है और इसके तहत जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी 10 मिलियन यूथ्स को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 10 मिलियन यूथ्स को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी अगले 5 साल में और ये टॉप 500 कंपनीज में इनको internship provide कराई जाएगी। So option C is the correct answer for this question. Moving to the next question, that is question number 72. The theme for World Wildlife Conservation Day 2024 was World Wildlife Conservation Day 2024 के लिए क्या थीम था? आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे हम कब मनाते हैं। हर साल हम 4 दिसंबर को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे मनाते हैं। उसकी थीम पूछी गई है इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस गिवन है। ए वाइल्ड फॉर फ्यूचर, बी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, ऑप्शन सी है डिजिटल फॉर बायोडाइवर्सिटी और ऑप्शन डी है सस्टेन आर अर्थ। सो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन बी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये पूरी थीम है। ये 2024 के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे की थीम है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 73. Government of India signed a $42 million loan agreement with ADB for projects in which state? Options हैं ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी असम और डी बिहार। $42 मिलियन का लोन एग्रीमेंट भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किस राज्य में प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $42 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है और इसके तहत जो है लोकल कम्युनिटीज़ और नेचुरल इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए वो करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 74. नेशनल मैथमेटिक्स डे is celebrated on which date each year? कौन से दिन, कौन सी डेट को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए दिसंबर 20, ऑप्शन बी दिसंबर 22, ऑप्शन सी दिसंबर 25 और ऑप्शन डी जनवरी 4। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? ऑप्शन बी दिसंबर 22। नेशनल मैथमेटिक्स डे 2012 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2012 में हमारे तब के जो पीएम थे श्री मनमोहन सिंह, उन्होंने 125th
बर्थ एनिवर्सरी पे, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? हमारे मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी पे 125th बर्थ एनिवर्सरी पे ये नेशनल मैथमेटिक्स डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया है हमने। और ये कौन से दिन हम सेलिब्रेट करते हैं? 22 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। 2024 के जो नेशनल मैथमेटिक्स डे को हमने सेलिब्रेट किया है, उस साल उसका थीम क्या है? 2024 के नेशनल मैथमेटिक्स डे को सेलिब्रेट कर जो हमने किया है, उसका थीम है मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन। मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट वाज द थीम फॉर नेशनल मैथमेटिक्स डे 2024? अभी हमने देखा पिछले ही क्वेश्चन में नेशनल मैथमेटिक्स डे 2024 के लिए क्या थीम है। सो ऑप्शंस यहाँ गिवन है, मैथमेटिक्स फॉर सोसाइटी, द पावर ऑफ नंबर्स, मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन, ये मैथ्स फॉर ऑल। अभी हमने देखा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन जो है ये नेशनल मैथमेटिक्स डे 2024 का थीम है, जो कि हमने दिसंबर 22 को सेलिब्रेट किया है। सो ये थे हमारे 75 क्वेश्चंस जो जनवरी मंथ के थे। हमने 75 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब जनवरी मंथ में इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू and please subscribe, like and share our videos and hit the bell icon. Thank you and have a nice day.